कुलदीप पठानिया जी, चेयरमैन एचपी मार्केटिंग बोर्ड, डॉक्टर मोहनलाल जी, वाइस चेयरमैन ओबीसी कॉरपोरेशंस, हमारे रामचंद्र पठानिया जी, चेयरमैन ग्रामीण बैंक, अजय शर्मा जी, चेयरमैन एपीएमसी, हमारे पूर्व में कांग्रेस के प्रत्याशी पुष्पेंद्र वर्मा जी हमीरपुर जिला से, हमारे कैप्टन पृथ्वी चंद जी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, हमारे सुमन भारती जी, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, हमारे सभी सम्मानित बुजुर्ग साहिबान, रीना जी जो पूर्व में नगर पंचायत की अध्यक्षा थी, हमारे एनएसओ के अध्यक्ष टोनी ठाकुर जी, एनएसओ के पदाधिकारी, डायरेक्टर अमरजीत शर्मा जी, सुशील कुमार बस्सी जी जो प्रधान है प्राचार्य है, स्वस्थ कॉलेज स्टाफ, प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं प्यारे बच्चों से माफी मांगना चाहूंगा कि सुबह 11 बजे का समय था और मौसम यहाँ खराब था, मैं आपके पास नहीं पहुंच सका। लेकिन मैंने निश्चय किया कि मैंने जाना है, मैं बाया चंडीगढ़ उन्ना होकर आपके पास पहुंचा। तकरीबन 2-2.5 घंटे आपने मेरा इंतजार किया, उसके लिए मैं माफी भी चाहूंगा और आपका धन्यवाद भी करूंगा। जब इस कॉलेज से मेरे चौथी बार विधायक बनने का परिणाम निकल रहा था तो मेरे सब कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ता जो यहां थे, उस समय अभी मेरा पूरा रिजल्ट नहीं निकला था, मैंने उनसे कहा कि मुझे रिजल्ट के अब कुछ बूथ रह गए हैं 20-25, और मुझे लोगों की भावनाओं से पता लगा और मैं यहां से वापस दिल्ली चला गया। अभी रिजल्ट निकला नहीं था, ना परिणाम मिला था, इसी कॉलेज के कैंपस में था। हमारे कैप्टन पृथ्वी चंद जी यहाँ बैठे हैं, डॉक्टर मोहन जी बैठे हैं, मोती जोशी जी, पूर्ण जी, ये सब लोग, कम्मी जी, संधू जी, राजू जी। मैंने इनको कहा कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ और मुझे रिजल्ट के बाद आपने मुझे बता देना और मैं अगली सोच के साथ आगे बढ़ रहा हूँ। जब मैं यहां से गया उस समय जो चुनाव परिणाम आ रहा था वो बराबर चला हुआ था, नेक एंड नेक। मैंने उस समय सोचा कि मैं नदौन से तो जीत रहा हूं, उसका परिणाम चाहे बाद में आए, क्या प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी, और अगर सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा। हर एक की इच्छा होती है, भावना होती है। मैं जीवन के जिस भी काल में गया उस काल में मैंने हमेशा प्रदेश का नेतृत्व किया और प्रदेश अध्यक्ष के रूप में किया। पद एक तो होता है, चाहने वाले बहुत होते हैं। हमने जब देखा कि हमारा परिणाम घोषित हो चुका है और हमारे तकरीबन रात के 1 बजे पता लगा कि 40 के करीब हमारी सीटें आनी हैं, उसके बाद गुना भाग किया जाता है। गुना भाग के बाद आशा ये की जाती है कि क्या मैं उस पद के लायक हूं या नहीं हूं। चाहे मैं छात्र जीवन में था, चाहे युवा जीवन में था, मुझे एक सौभाग्य प्राप्त हुआ, चाहे भगवान का आशीर्वाद था कि मैं सबसे लंबा अध्यक्ष रहा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का भी। मुझसे पहले यशवंत सिंह परमार जी की धर्मपत्नी सत्यवती डांग जी होती थी, वो 6 साल 10 महीने प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष रही। वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री होते थे और मैं 6 साल 12 दिन पार्टी का अध्यक्ष रहा देवन में। तो दिल में चाहत थी कि मैं मुख्यमंत्री बनूं। फिर अपने विधायकों की संख्या गिनी जाती है, लोकतंत्र की एक प्रक्रिया होती है कि हमारे साथ कितने विधायक चलेंगे, कौन चलेगा।
भाग्य ने मेरा साथ दिया, नदौन के लोगों ने मेरा साथ दिया और मैं मुख्यमंत्री बन गया। और जिला के लोगों का भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। ऐसे पूरे देश में कोई ही जिला होगा जहां दो पार्टी से निकलकर, दोनों पार्टी से निकलकर दो मुख्यमंत्री बने हो। कोई जिला होगा ये। भारतीय जनता पार्टी से धूमल साहब बने और उसी जिला की कांग्रेस पार्टी से मुझे मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला। ये जिले का भी भाग्य है। कुछ चीजें नजर नहीं आती विकास की कि जब मुख्यमंत्री बनते हैं लोग सोचते हैं कि मेरा व्यक्तिगत तौर से काम होना चाहिए तो मैं वो अच्छा है, लेकिन जब विकास की गति में चार चांद लगते हैं मुख्यमंत्री के बनने के बाद, अपने आप ही पैसा अपने आप ही चला आता है। 3 साल 9 महीने 2 दिन मुझे मुख्यमंत्री बने हुए, 1 दिन मुख्यमंत्री बने हुए हुआ है। पिछले कल ही 3रा महीना हमारा पूरा हुआ। मैं कभी जीवन में मंत्री भी नहीं रहा। मुझे एक बार मौका मिला सीपीएस बनाने का, मैं नहीं बना। एक बार वीरभद्र सिंह जी ने कहा कि हम आपको ये बनाना चाहते हैं, मैं नहीं बना। और जब मैं मुख्यमंत्री बना, क्योंकि आप मेरे घर के लोग हैं, घर के बच्चे बैठे हैं, तो मन में बड़ी उम्मीद होती है, बड़ी आशा होती है। तो मैंने उनसे पूछा कि हम मुख्यमंत्री बन गए, तो मैंने 1 महीने तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं किया। विस्तार नहीं करने का विचार क्यों था? क्योंकि मैं संगठन से निकला था। फैसला लेने में मुझे दिक्कत नहीं थी, क्योंकि जीवन के छोटे काल से ही मैं फैसले लेते हुए चला गया और मैंने परंपराओं को तोड़ा। मैंने पहले दिन से ही कहा कि हम सत्ता में सत्ता सुख के लिए नहीं आए हैं, व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए आए हैं। अधिकारी मेरे पास आते हैं, कहते हैं कि ये हमारे पास पैसा है, इस पैसे में आपको सरकार चलानी है। मैंने पूछा कि हम कैसे सरकार चलाएंगे, पैसा तो बहुत कम है। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाती तो वो कैसे चलाते? तो कहते कि कर्जा उठाते हैं। तो मैंने कहा कर्जा उठाने की क्या लिमिट है? हर एक सरकार की एक कर्जा उठाने की सीमा होती है जो जीएसडीपी के अनुसार होती है। उससे ज्यादा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और भारत सरकार कर्जा नहीं देती है। और बैंक जो ट्रेजरी होती है सरकार की, ओवरड्राफ्ट हो जाती है, बंद हो जाती है। तो मैंने जब हाल देखा तो प्रदेश वित्तीय संकट में जा चुका था। हमारी राज्य की सरकार जो छोड़कर गई थी, उसने जो जनता का पैसा है उसको लुटा दिया था। 5,000 करोड़ रुपया चुनावों के ठीक 6 महीने पहले चुनाव जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, जहां स्कूल खोलने थे वहां स्कूल खोल दिए, जहां कॉलेज खोलने थे वहां कॉलेज खोल दिए, लेकिन ना स्कूल में टीचरों की नियुक्ति की, ना कॉलेज में लेक्चर्स की नियुक्ति की। विडंबना देखिए, जो आया उसको लुटा दिया। फिर भी हिमाचल की जनता ने उनका साथ नहीं दिया। हमें फैसला करना था कि हम अपने बच्चों को कॉलेज खुलवाएं, स्कूल खुलवाएं, और ऐसे कॉलेज खुलवाएं जहां सिर्फ 20 बच्चे कॉलेज में हो, 50 बच्चे कॉलेज में हो, 70 बच्चे कॉलेज में हो। तो उनका जो एक्सपोजर है, जो उनके डेवलपमेंट कॉलेज में आके होनी चाहिए पर्सनैलिटी की, वो कैसे होगी? हम खुद कॉलेज में पढ़े, 100 बच्चों के बीच में क्या वार्तालाप होगी? स्कूल में दूसरे सीनियर सेकेंडरी कर दिया और वहां से उठाकर टीचर को दूसरी जगह डाल दिया। हमने तय किया कि हम शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव करेंगे। हम फैसले करेंगे और फैसले करते समय इस बात को ध्यान में रखा जाएगा कि गांव के से निकले हुआ बच्चा, आम परिवार से निकले हुआ बच्चा, उसकी शिक्षा पर
कोई असर ना हो, उसे क्वालिटी एजुकेशन मिले, ऐसी शिक्षा ना मिले कि सिर्फ वो अपने आप आकर पढ़ रहा है। और हमने उन स्कूलों को बंद करने का फैसला किया। मैं आज दावे के साथ कह सकता हूं, शिक्षा के क्षेत्र में 2021 में जब जयराम ठाकुर जी की सरकार थी, क्वालिटी एजुकेशन में, गुणात्मक शिक्षा में हम 21वें स्थान पर थे। अमरजीत जी बैठे हैं, जानते हैं कि मैंने कितनी मीटिंगें सुबह शाम ली। 21वें स्थान पर थे। 5वीं का बच्चा भी दूसरी की किताब नहीं पढ़ पा रहा था। तो हम उन परिवारों को धोखा दे रहे थे जो सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए बच्चे भेजते हैं। हम उस गांव के लोगों को धोखा दे रहे थे जो सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए बच्चे को भेजते हैं। कारण क्या था? सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले जो टीचर हैं वो टेस्ट के थ्रू आ रहे हैं। कॉलेज में पढ़ाने वाले जो टीचर है वो टेस्ट के थ्रू आ रहे हैं। फिर भी बच्चे प्राइवेट स्कूलों में जा रहे थे, जहां, मैं उन स्कूलों की आलोचना नहीं करता जहां टीचर टेस्ट के थ्रू नहीं लगे हैं, लेकिन फिर भी वो टेस्ट के थ्रू जा रहे थे। हमने बदलाव किया, शिक्षा में पूर्णतः व्यवस्था परिवर्तन की, और ये 3 साल का परिणाम देखिए कि असर की रिपोर्ट में जो प्रदेश पूरे देश में गुणात्मक शिक्षा में 21वें स्थान पर था, आज हम 5वें स्थान पर पहुंचे। फिर उसके बाद एक सोच बनी कि हर एक बच्चे को शिक्षा में आगे लाना है। अगर कोई गरीब मां बाप का बच्चा +2 के बाद डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, नीट में क्वालिफाई करता है, जेईई में क्वालिफाई करता है, उसकी फीस साल की 1.5 लाख रुपया होती है। मां बाप के पास 1.5 लाख कहां से आएगा साल की फीस के लिए? हॉस्टल की फीस बनाकर हमने एक योजना स्टार्ट की कि बच्चों को पढ़ाई में कोई दिक्कत ना हो, उनके दिमाग में कोई दबाव ना हो। हमने YS परमार ऋण योजना की शुरुआत की, जिसमें 20 लाख रुपया यहां पढ़ने के लिए भी और बाहर पढ़ने के लिए भी 1% की ब्याज की दर से उन बच्चों को हम उपलब्ध करवा रहे हैं। आप इसका लाभ उठाइए। जो बच्चा +2 के बाद डॉक्टर बन गया है, उसकी फीस वहां से जानी चाहिए, और उससे कोई इंस्टॉलमेंट अभी नहीं ले रहे हैं कि साथ इंस्टॉलमेंट दे। उसका मॉनिटरिंग पीरियड जो है वो हमने रखा कि 4 साल बाद जब वो कुछ नौकरी लग जाएगा तो उससे हम पैसे लेंगे, तब वो देना चाहे अपनी श्रद्धा से वापस करे। जितनी विधवा बहनें हैं, किसी का पति अचानक गुजर गया, मृत्यु हो गई, बेटी डॉक्टर की पढ़ाई कर रही है, 3rd ईयर में पहुंच गई, 2nd ईयर में पहुंच गई, अचानक कमाने वाला घर से चला गया, विधवा बहन हमारी सोचती है। हमने उनकी सबकी पढ़ाई का खर्चा हिमाचल प्रदेश की सरकार इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना के तहत दे रही है। अनाथ बच्चे थे, 6000 के करीब अनाथ बच्चे इस राज्य में हैं। अनाथ आश्रम में रहते हैं, अनाथालय में रहते हैं, चाचा ताई के पास रहते हैं। +2 करने के बाद बच्चा पढ़ना चाहता है, पढ़ने में तेज है, चाचा की आर्थिक हालत ठीक नहीं है, अनाथ आश्रम में रहने वाले बच्चों की आर्थिक हालत ठीक नहीं है। हमारी सरकार ने देश का पहला ऐसा कानून बनाया इन अनाथ बच्चों के लिए, जहां यह कहा गया कि सरकार ही माता है, सरकार ही पिता है, चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा दिया। 18 साल से नीचे वाले प्रत्येक बच्चे को जो पैदा होते अनाथ हो गया 2500 रुपया हर महीना मिलता है, और 18 साल के बाद उसको 4000 रुपया हर महीना 27 साल तक की उम्र में मिलेगा। जो भी पढ़ाई का खर्चा होगा हिमाचल प्रदेश की सरकार उसे उपलब्ध करवाएगी। हम अभी और बदलाव कर रहे हैं। अभी हम शिक्षा क्षेत्र के कॉलेज क्षेत्र में भी बदलाव करने की सोच रहे हैं। हम भविष्य की चुनौतियों का आकलन कर रहे हैं कि भविष्य की युवा पीढ़ी जो यहां बैठी हुई है, आने वाले समय में किन चुनौतियों का सामना करेगी।
उस चुनौती के लिए क्या हम ऐसी शिक्षा प्रणाली को विकसित कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उस पर विचार कर रहे हैं। आपने देखा 140 के करीब हमने सीबीएसई स्कूल बनाने की घोषणा की और इस एकेडमिक सेशन से 140 स्कूलों में काम शुरू हो जाएगा। ये कौन से स्कूल होंगे? ये वो स्कूल नहीं होंगे कि कहीं लेक्चरर फिजिक्स का नहीं मिल रहा है, कहीं टीजीटी आर्ट्स नहीं मिल रहा, कहीं सब ट्रांसफर में फंसे हुए बेचारे। इन स्कूलों में प्री नर्सरी से लेकर +2 तक के बच्चों को पूरी तरह पूरे टीचर्स उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। 2 महीने के बाद सभी सीबीएसई स्कूलों में सभी टीचर उपलब्ध करवा दिए जाएंगे, पर इसमें एडमिशन फीस भी लगेगी, क्योंकि आपको मेंटेन करना है स्कूल का एनवायरनमेंट और स्कूल का कैंपस। और इस स्कूल में सभी टीचर जो होंगे उसमें म्यूजिक का टीचर भी होगा, ड्राइंग का टीचर भी होगा, पीटीआई का टीचर भी होगा और हर कक्षा में 40 बच्चों की एक क्लास होगी, पूरे टीचर होंगे। और वो सुविधा हम अपने इन सीबीएसई स्कूलों में अगले 2 महीनों में उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। उनका अलग ड्रेस कोड होगा। धीरे धीरे हम सभी स्कूलों को सीबीएसई और एचपी बोर्ड में कन्वर्ट कर देंगे। एक विधानसभा क्षेत्र में कितने स्कूल होने चाहिए, उसका भी हमारी सरकार आकलन कर रही है। मैं मुख्यमंत्री हूं, मुझसे जो मांगोगे मैं नोटिफिकेशन कर दूंगा यहां, क्या वो आने वाले सालों में सस्टेन करेगा नहीं करेगा, रहेगा भी कि नहीं रहेगा। इसलिए क्वालिटी एजुकेशन होना बहुत जरूरी है। मैं खुद सरकारी स्कूल में पढ़ा हूं। उस समय सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए 500-600 बच्चे स्कूल में होते थे, आपस में वार्तालाप होता था, आपसी बातचीत इंटरेक्शन के माध्यम से कई विचार व्यक्त किए जाते हैं और विचारों के आदान प्रदान से एक सोच विकसित होती है। मैं कॉलेज में रहा, शिमला में मेरा कॉलेज ही हुआ। एक कॉलेज होता था, फिर दूसरा कॉलेज मेरे समय में खुला, मैं जनरल सेक्रेटरी था। मुझे सौभाग्य से दोनों कॉलेज का प्रेसिडेंट बनने का मौका मिला, कोटशेरा का भी और गवर्नमेंट कॉलेज शिमला का भी। पर मैंने जो कुछ सीखा, सरकारी स्कूल में पढ़ते थे टाट मिलती थी, मैंने जो कुछ सीखा वार्तालाप से, विचारों के आदान प्रदान से। यूनिवर्सिटी में बहुत साल रहा, एक एक्सपोजर होता है जहां ज्यादा बच्चे होंगे, ज्यादा चर्चा होगी, विचारों का आदान प्रदान होगा, एक सोच विकसित होगी। और जब एक सोच विकसित होती है तो एक अच्छे समाज का निर्माण होता है, एक अच्छी सोच का निर्माण होता है। यही हाल आपका हेल्थ सेक्टर में है। हमारी सरकार का दूसरा केंद्र बिंदु हेल्थ सेक्टर है। आप हेल्थ सेक्टर देखते होंगे, डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक एंटी एलर्जिक दवाई दे देता होगा, खांसी जुकाम दे देता होगा। मैं डॉक्टरों का विरोध नहीं कर रहा, मैं बताना चाहता हूं हमारे पास क्वालिफाइड डॉक्टर हैं, मेडिकल कॉलेज खोल दिए गए हैं, पर अभी वहां स्टाफ नहीं उपलब्ध है। शिमला और टांडा हमारे 2 बड़े मेडिकल कॉलेज हैं, जहां हम बड़े खुश होकर जाते हैं कि हमारा बहुत अच्छा इलाज होगा। शिमला में जो हमें बताएगा कि मुझे क्या बीमारी है, 19 साल पुरानी मशीन लगी हुई थी एमआरआई, 19 साल पुरानी मशीन थी, जो टेक्नोलॉजी पुरानी हो चुकी है, उसी से हम अपना काम चला रहे थे। हेल्थ के सेक्टर की मैंने मीटिंग ली, मैंने बोला कि यहां से हमें रेफर क्यों कर दिया जाता है, मेरा खुद का ऑपरेशन हुआ है। मुझे पता कहां लगा, मुझे अपनी बीमारी का पता कहां लगा, जब मैं दिल्ली में जाकर पता किया कि मुझे ये बीमारी हो चुकी है, बहुत देर हो चुकी है। तो मैंने कहा कि मैं तो विधायक हूं, उस समय मैं विधायक था। आम व्यक्ति जब हॉस्पिटल जाएगा, जब तक उसको बीमारी का पता लगेगा, वहां एक्सरे के पैसे देगा, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एक्सरे के पैसे देगा, फिर जाके आईजीएमसी में एक्सरे के पैसे देगा। इस तरह अपने बीमारी का पता लगाने में ही 10-15 हजार रुपया खर्च कर देता है। और जब बीमारी का पता लगता है
तो वो कर्जा लेकर भी अपनी जान बचाने की कोशिश करता है। पहले ही स्तर पर इसका पता लगे, हम इस प्रकार की टेक्नोलॉजी जो दिल्ली एम्स में है, अभी मैंने सारे मेडिकल कॉलेज में उपलब्ध करवाई है। रोबोटिक सर्जरी किसी नॉर्थर्न इंडिया के हॉस्पिटलों में नहीं है, वो मैं यहां मेडिकल कॉलेज में उपलब्ध करवा रहा हूं। आदर्श अवस्था संस्थान, ताकि पहले ही स्तर पर बीमारी का पता लगे। जैसे निदान है, इसमें पूरे डॉक्टर है, इसी तरह पूरी विधानसभा क्षेत्र में हमने आदर्श अवस्था संस्थान खोल दिए जहां स्पेशलिस्ट को लगाया जा रहा है, ताकि पहली स्टेज पर बीमारी पता लगे और हम इसका इलाज करवा सके। आप लोगों ने कभी अध्ययन नहीं किया होगा, सरकार में बैठकर हमने अध्ययन किया। अगर कैंसर के मामलों का सोचा जाए, कैंसर के बारे में सोचा जाए, अपनी जनसंख्या के आधार पर सोचा जाए, जब तक तो बॉडी की रेजिस्ट पावर रहती है तब तक कैंसर का पता नहीं लगता। नॉर्थ ईस्ट के बाद हिमाचल प्रदेश दूसरे नंबर पर कैंसर के बॉल बनता जा रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा? इसलिए हो रहा है कि हमारे खान पान में बदलाव हो गया है। हमने उसके लिए अभी जो सर्वाइकल कैंसर है उसके लिए हमने टीकाकरण का अभियान शुरू किया है। सब बच्चों को लगाना है, सब बेटियों को लगाना है। हर एक हॉस्पिटल में हमने किया है, क्योंकि भविष्य में आपको कभी इस बीमारी से ना ग्रसित होना पड़े। हर हेल्थ सेक्टर में हमारा बुरा हाल। प्रदेश में आर्थिक आपदा आई, हमने उस चुनौती का सामना किया। पैसा लुटा के चले गए, प्रदेश की संपदा को लुटाकर चले गए, हमने उसका फैसला उसका हमने सामना किया। अब हमारा सरकार ने पूरी पकड़ हर डिपार्टमेंट में बना रखी है। अब मेरे पास समय है, क्योंकि मैं नदौन बहुत कम आया, लेकिन मैं कहना चाहता हूं, जीवन के जिस भी काल में आप बच्चे जाएंगे, आने वाला समय हिमाचल की जनता का है, हिमाचल के लोगों का है। मैं बार बार कहता हूं कि 2027 में आत्मनिर्भर बनेंगे और 2032 में हिंदुस्तान के सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य हिमाचल प्रदेश होगा। भारतीय जनता पार्टी इस बात को मजाक में लेती है। वो इसलिए मजाक में लेती है क्योंकि उन्होंने कुछ किया नहीं। हम करते हैं, हम फैसलों से आगे बढ़ते हैं, हम लोगों की सेवा में भाव में जुड़े रहते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के बारे में भी बताना चाहता हूं। 70,000 करोड़ रुपया आरडीजी का, 54,000 करोड़ रुपया, 16,000 करोड़ रुपया जीएसटी कंपनसेशन सेस का उनके पास मिला। क्योंकि ये आप समझेंगे नहीं, पर मैं कहता हूं कि 70,000 करोड़ रुपया उनको हमसे ज्यादा मिला। और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी, उस समय प्रदेश में 48,000 करोड़ रुपए का कर्जा था, उनको 70,000 करोड़ रुपया मिला। अगर चाहते तो 48,000 करोड़ का कर्जा माफ कर देते। अगर हमें 70,000 करोड़ रुपया मिलता तो प्रदेश पर कोई कर्जा ना आ जाता। हमें कितना मिला? 17,000 करोड़ रुपया आरडीजी के रूप में मिला। आरडीजी क्या होती है, ये आपको समझना है। बच्चों को भी समझना है, बेटियों को भी समझना है, बुजुर्गों की। आरडीजी टैक्स जो राज्य से कलेक्ट होता है उसका बंटवारा है। अगर ये प्रदेश से 100 रुपया टैक्स कलेक्ट होता है, उसका 41 पैसे 41 रुपया का बंटवारा वो राज्यों को करते हैं और 59 रुपये वो अपने पास रखते हैं। अब जब 41 रुपये रखते हैं तो पूरे देश के राज्यों को उसका बंटवारा करते हैं। फिर वो देखते हैं कि हमारी आय कितनी है और हमारा खर्चा कितना है। आय और खर्चे का आकलन करने के बाद, वो आकलन करने के बाद हमें एक ग्रांट देते हैं जिसको बोलते हैं रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट। उस ग्रांट के आधार पर हमें एक्स्ट्रा पैसा मिलते हैं कि ये प्रदेश
रेवेन्यू के हिसाब से सरप्लस नहीं बना था। वो संवैधानिक अधिकार है आर्टिकल 275(1) का, हमारा अधिकार है, जनता का अधिकार है, सरकार का अधिकार नहीं है। उसमें से हमारे हर साल 8,000 करोड़ रुपए काट दिया। कहते हैं कि आपकी सरकार ने ओपीएस दी, आप इस ओपीएस को बदल दो, हम आपको 8,000 करोड़ रुपए देंगे। मुझसे कई बार बात हुई, मैंने कहा मैं भी कर्मचारी का बेटा हूं, मैंने ओपीएस कोई राजनीतिक लाभ के लिए नहीं दी। जितने भी सरकारी कर्मचारी यहां हैं, राजनीति में मुझे फायदा तो 2027 के विधानसभा इलेक्शनों में होना था, तो मुझे 2027 में देनी चाहिए थी। मैंने ओपीएस उन लोगों के लिए दी जिनको सामाजिक सुरक्षा की जरूरत थी और हमारे जीवन में वो संवेदनशीलता रखते थे, ताकि जीवन के अंतिम पड़ाव में जब वो पहुंचे 58-60 साल के बाद, किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े उनको, वो अपनी जिंदगी को शान से जी सके कि उनको हर महीने सरकार की तरफ से ये पैसा मिल रहा है। अगर मैं तुम्हें इकट्ठा पैसा जितना मर्जी दे दूं, बच्चों के मुंह में आकर मां बाप पैसा खर्च कर देते हैं, इसलिए हमने ओपीएस दी। हमने कहा हम कभी भी ओपीएस से हटेंगे नहीं। मैं आज भी कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को सद्बुद्धि दे, वो हिमाचल विरोधी भाजपा क्यों है? सरकारी कर्मचारी में तो आपके परिवार के लोग भी लगे होंगे जिनको ओपीएस चाहिए। ये एक संवेदनशील मामला है। हिमाचल प्रदेश में कभी रेवेन्यू नहीं हो सकती। हमारा शिवालिक मिड हिमालय प्रदेश है, जहां 20% के करीब प्लेन लैंड है, वहां हमारे आप अधिकार को काट रहे हो। मैंने कहा मैं प्रोटोकॉल को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जाने को तैयार हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं गए। हमने फिर फैसला किया कि जो हमारी संपदा है, जो हमारा धन है, हिमाचल प्रदेश उत्तर भारत का एक ऐसा राज्य है, उत्तराखंड भी नहीं है, जम्मू कश्मीर भी नहीं है, जहां से 5 नदियां निकलती है, और 5 नदियां पंजाब के खेतों को सींचती है, हरियाणा के खेतों को सींचती है, दिल्ली की प्यास को बुझाती है। उन नदियों से निकलता हुआ पानी इन राज्यों को आत्मनिर्भर बनाता है। हमने कहा इन नदियों से जो बिजली पैदा होती है, उस बिजली का जो रॉ मटेरियल पानी है, उसमें आप 12% फ्री रॉयल्टी देते हैं। मैंने कहा जब वो प्रोजेक्ट फ्री हो जाए तो कम से कम 50% हमें फ्री रॉयल्टी मिलनी चाहिए, और उसके बाद वो प्रोजेक्ट हमें वापस मिलना चाहिए। ये आपका पैसा है, ये जनता का पैसा है। ये जो बहता हुआ पानी हमें भगवान ने दिया है, प्रकृति ने दिया है, 5 नदी हमें प्रकृति ने दी है, इसका लाभ तो हमारी जनता को मिले, 75 लाख की जनता को। हम उसकी भी लड़ाई लड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री आएंगे, मुख्यमंत्री चले जाएंगे, मंत्रिमंडल के सदस्य आएंगे, मंत्रिमंडल के सदस्य चले जाएंगे, लेकिन प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमें फैसले करने होंगे। भारतीय जनता पार्टी उसका भी विरोध करती है। हमने जो भी योजनाएं चलाई वो हिमाचल की संस्कृति को देखकर, हिमाचल के संस्कारों को देखकर, हिमाचल के पर्यावरण को देखकर और हिमाचल की प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर हम योजनाएं लेकर आए। मेरा पहला बजट देख लेना, तब दूसरा सवाल उठते थे कि क्या सरकार चला भी पाएंगे कि नहीं चला पाएंगे। पहले बजट से ही हमने अपनी प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की सोची, और आपका 3800 करोड़ रुपया पिछले कई सालों से जो लुटा दिया जाता था, हमने उस भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे बंद करके 3600 करोड़ रुपया आपका जो चोरी होता था उसको हमने चोरी होने से बचाया। उसके द्वारा अनाथ बच्चों के लिए योजना लेकर आए, विधवा माताओं के लिए योजना लेकर आए, आम बच्चों को पढ़ने के लिए 20 लाख रुपए ऋण की योजना हम लेकर आए। इस कॉलेज से मैं आज से 8-10 साल पहले भी आया था, तब कभी आपने कल्पना नहीं की थी कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। मैं खुद इस कॉलेज के बारे में खुद विचार करता हूं। कहीं भी जाऊं, किसी भी व्यवस्था के बारे में जाऊं, हम सोचते हैं आपके बारे में, और जो लोग
सरकार सोचती है आपके बारे में और सोचकर जो योजनाएं लाते हैं उसको व्यवस्था परिवर्तन कहते हैं। मांगने से तो हर कोई मिल जाता है। मैं इसीलिए आपसे कहना चाहता हूं कि हम लोग आपके से उठकर राजनीति में आए हैं। आप में से भी कल कोई विधायक होगा, कोई डॉक्टर होगा, कोई इंजीनियर होगा। हमें पहले प्रदेश की संपदा के बारे में सोचना, प्रदेश के अधिकारों के बारे में सोचना है। कॉलेज में भी आने वाले 1 साल के अंदर हम बहुत परिवर्तन करने जा रहे हैं। 400 लेक्चरर्स के पद भरने जा रहे हैं और 400 हम असिस्टेंट लेक्चरर्स के पद और भरने जा रहे हैं ताकि क्वालिटी एजुकेशन मिले। कॉलेज को अपग्रेड करने जा रहे हैं और प्रदेश का पहला साइंस कॉलेज जो कि हमीरपुर में खोला जाएगा, उसके लिए मैं 20 करोड़ रुपए देने की भी घोषणा करता हूं। पहला साइंस कॉलेज खुलेगा जिसके लिए कम से कम हमने 100 कनाल जगह के लिए हमने फॉरेस्ट के लिए अप्लाई कर दिया। स्पेशलाइज होगा ये कॉलेज। पहला 9 जून का कैंसर सेंटर हमारा जोर सप्पड़ में खुलने जा रहा है। उसके लिए भी मैंने 300 करोड़ रुपए की घोषणा की है। 300 करोड़ रुपए हमें देने जा रहा हूं। यही नहीं, एक और सुपर स्पेशलिस्ट ब्लॉक मेडिकल कॉलेज का, जहां हाई एंड मेडिकल टेक्नोलॉजी मिलेगी। कोई बीमार होकर ना तो आपको पीजीआई जाना पड़ेगा ना एम जाना पड़ेगा। सुपर स्पेशलिस्ट ब्लॉक भी मैं जोर सप्पड़ में खोलने जा रहा हूं। यहां जो लैंड दी गई है फॉरेस्ट की, आपने तो नहीं कहा किसी ने कि हमारे को फॉरेस्ट की लैंड दो, हमने ये बनाना। कॉलेज का कोई भी डेपुटेशन मेरे को मिलने नहीं आया। आया था कोई? ना एमएसआई ना एबीपी, कोई नहीं आया। हमने देखा उसमें हमने क्या करना है। आने वाले वर्षों में हम नए कोर्स शुरू करना चाहते हैं, एआई स्टार्ट करवाना चाहते हैं, मशीन लर्निंग स्टार्ट करवाना चाहते हैं, डाटा साइंस स्टार्ट करना चाहते हैं। ये जो 40 बीघा लैंड ली है, इसका मैं अभी फाउंडेशन तो आपने मल्टीपर्पज कर दिया, इसमें हमने आगे क्या करना है उस बारे में भी हमारी सरकार विचार कर रही है। पैसे की कोई कमी नहीं है, खासकर शिक्षा में, खासकर हेल्थ सेक्टर में कोई कमी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी वाले जितने भी अड़ंगे अड़ा दे, उनसे हम डरने वाले नहीं हैं। हमने डरना सीखा ही नहीं है। हम तो लड़ने वाले हैं और हर एक लड़ाई को युद्ध की तरह लड़ते हैं, चुनौती मानकर लड़ते हैं। हमारी सरकार को गिराने की कोशिश की गई, लोकतंत्र को खरीदा गया। उस प्रदेश में जो देवी देवताओं का प्रदेश था, 9 विधायक हमें छोड़कर चले गए क्योंकि वो लोकतंत्र की मंडी में बिक गए। उन्हें कांग्रेस पार्टी ने जिताकर भेजा, लेकिन उन्होंने अपना ईमान बेच दिया। हमने उस चुनौती का भी सामना किया। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। हिमाचल की जनता का धन्यवाद करना चाहूंगा, मैं देवी देवताओं का धन्यवाद करना चाहूंगा कि जिस सरकार को गिराने की उन्होंने कोशिश की, हम फिर 34 से बढ़कर 40 हुए। ये राजनीतिक आपदा भी हमारे ऊपर आई। अब हमारे पैसे काट दिए, 8,000 करोड़ से 10,000 करोड़ 2026 से 31 तक कटेगा। 31 तक आप बताइए, जिस प्रदेश के 50,000 करोड़ रुपया कट जाए, जिस प्रदेश की जनता का 50,000 करोड़ रुपया कट जाए, उस प्रदेश को कैसे चलाना है, इस बारे में विचार किया जाता है। मैं पिछले 4 दिनों से बजट की बैठक में था। मुझे कहा कि ये कट लगेगा, ये कट लगेगा। मैंने कहा नहीं, भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे बंद करेंगे, हम कट कम लगाएंगे, लेकिन उन चोर दरवाजों को बंद करेंगे। जो चीज 10 रुपए की 50 रुपए में सरकार कहती है, उस चीज को मैं बंद करूंगा। हम आपके लिए हैं। आज गांव का किसान घर में बैठकर ये सोचता है
कि मैंने अगर पशु पाला तो 51 रुपए किलो दूध सरकार खरीदेगी। आज हम हल्दी 90 रुपए किलो खरीदने जा रहे हैं, गेहूं 60 रुपए किलो खरीदने जा रहे हैं, मक्की 40 रुपए किलो खरीदने जा रहे हैं, ताकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा सके और गांव के लोगों के हाथ में पैसा पहुंचे। अभी मैं देखता हूं हमारी बच्चियां बड़ी स्टंटेड, छोटी, मतलब कमजोर सी है। अभी मैं देख रहा था स्टंटेड बच्चे हो रहे हो। हम पहले देश की न्यूट्रिशन पॉलिसी लेकर आ रहे हैं, पहली। आप क्या खाते हैं? क्या आप सस्ता खाकर बीमारी तो नहीं ले रहे हैं? और बीमारी में ज्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं और खाने पर कम खर्च कर रहे हैं। डिपू में कौन सा राशन मिल रहा है? बाजार में कौन सा राशन बिक रहा है? हमारी सरकार आने वाले समय में पहली न्यूट्रिशन पॉलिसी देश की लाने जा रही है, ताकि हमारे हिमाचल प्रदेश के बच्चों को और बुजुर्गों को पता लगे कि हमारे में कितना प्रोटीन खाया, कितना कार्बोहाइड्रेट खाया और किस प्रकार सेहत हमारी आगे बढ़ी। बुजुर्ग देखो आज भी लंबे चौड़े हट्टे कट्टे हैं। थोड़ी सी पीढ़ी हमारी भी है, हम भी है, लेकिन अब जो आ रहे हैं, जो हमने आंकलन किया है, उस पर बहुत गहन अध्ययन की जरूरत है। मुझसे माननीय प्रिंसिपल महोदय मेरे साथ विश्वविद्यालय में थे, मेरे जूनियर थे, क्योंकि हमें तो सीनियर होना ही था, क्योंकि हम 7-8 साल से यूनिवर्सिटी में थे। इन्होंने कुछ मांगे की है। मैं वैसे नदौर में बताना चाहता हूं, 13 करोड़ की लागत से हमने मिनी सचिवालय का निर्माण किया। 160 करोड़ की लागत से क्रीड़ी ग्राउंड में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खेल स्टेडियम बनकर जून में तैयार हो जाएगा। ब्यास नदी के किनारे, जो ब्यास नदी अभी बह रही है, एसडीएम ऑफिस से नीचे है, वहां नया रिवर फ्रंट बनाने हमारी सरकार जा रही है, जिस पर तकरीबन 300 करोड़ रुपए के करीब खर्च आने वाला है। आपने देखा होगा गंगा के होंगे, उसी तरह ब्यास रिवर के किनारे हम ये बनाने जा रहे हैं। 80 करोड़ की लागत से हम रिवर फ्रंट बनाने जा रहे हैं रिवर राफ्टिंग के लिए। 150 करोड़ की लागत से हम वेलनेस सेंटर नदौर में बनाने जा रहे हैं, हाई एंड वेलनेस सेंटर बनाने जा रहे हैं, जिसका कि जल्दी मैं शिलान्यास करूंगा। 100 करोड़ की लागत से हम मदर एंड चाइल्ड का बेस्ट हॉस्पिटल जहां बच्चा पैदा होगा और 99% एक्यूरेसी में हो, उस प्रकार का मदर एंड चाइल्ड का हॉस्पिटल का निर्माण हम जोलसप्पड़ में करने जा रहे हैं, ताकि अभी आपको दिक्कत ना हो, परे ना जाए। इसके अलावा सभी सड़कों को नदौर की हमने चौड़ा करने का निर्णय लिया है। 9 स्कूल जो हमने किए हैं गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए, धनेटा, नदौर बॉयज, नदौर गर्ल्स, बुदारण, अमलैड, बड़ा, कांगू, गलोड़ तथा रैल में, बटराल में भी हम सीबीएसई, जिलाड़ी में भी सीबीएसई की क्लासेस इस एकेडमिक सेशन से शुरू करने जा रहे हैं। ₹122 करोड़ की लागत से मैं हमीरपुर और ऊना जिला में इलेक्ट्रिकल बसेस और इलेक्ट्रिकल टैक्सीज की दिशा में हम काम कर रहे हैं। मॉल घाट के पास हम एक आधुनिक इलेक्ट्रिकल ऑटोमेटिक स्टेशन बनाने की हम घोषणा अभी बनाने जा रहे हैं। और भी कई योजनाएं हैं। सारे हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में हम जो पुराना बस स्टैंड है, 300 करोड़ की लागत से उस पुराने बस स्टैंड में और डाउनटाउन की तरह एक नया नया मार्केट कॉम्प्लेक्स बनाने हम जा रहे हैं। हमीरपुर बस स्टैंड में 150 करोड़ रुपए का हम बस स्टैंड बनाने जा रहे हैं। हर क्षेत्र पानी में, क्योंकि पानी की क्वालिटी पूरे हमीरपुर जिला में, अभी आप ब्लीचिंग पाउडर वाला पानी पी रहे हैं जो आपकी बॉडी में नुकसान कर रहा है। तो आपके हम ओजोनेशन
जो वर्ल्ड क्लास पानी साफ करने वाली टेक्नोलॉजी है, यूवी रेज से हमने कर दिया। ओजोनेशन के माध्यम से पूरे हिमाचल प्रदेश में तकरीबन आने वाले समय में, ताकि हमारे लोगों को अच्छा पानी मिले, हम तकरीबन 1500 करोड़ रुपया खर्च करने जा रहे हैं। हॉस्पिटल में मेडिकल टेक्नोलॉजी के लिए आने वाले 2 सालों में 3000 करोड़ रुपया हम खर्च करने जा रहे हैं। ये सब पैसा योजनाओं को समयबद्ध तरीके से और अच्छे तरीके से पैसा बचाकर हम ला रहे हैं। इसलिए मैं कई बार भारतीय जनता पार्टी वालों से पूछता हूं कि आपका काम सिर्फ सोशल मीडिया पर रह गया। एक ऑफिस इन्होंने शिमला में खोला है, जहां मेरे खिलाफ रोज दुष्प्रचार करते हैं, सोचते हैं कि सोशल मीडिया से हम जीत जाएंगे। रोज तरह तरह की सुंदर सुंदर कहानियां लिखकर उसमें भेजते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, हम सेवा के लिए आए हैं, आपकी किसी भी चुनौती से घबराने वाले नहीं है। प्रदेश हित में हमें फैसले करने पड़े, कड़े फैसले करने पड़े, हम कड़े फैसले करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। आपने प्रदेश में इस देश में अग्निवीर लागू की। जो हमारे बच्चे फौज में जाते थे हमीरपुर, कांगड़ा, बिलासपुर, उन्ना के, 4 साल बाद वो घर वापिस आ रहे हैं। मैंने कहा जो लोग फौज में जाते थे उनके पास क्या अब और क्या चांस रह गया है। 1000 पुलिस की भर्ती अभी हम कर चुके हैं और 1000 पुलिस की भर्ती अगले 6 महीने में और करने जा रहे हैं। इसी तरह सभी आजकल आप देख रहे होंगे राज्याचार्यों के पद पोस्टें ही पोस्टें निकल रही है। सरकारी क्षेत्र में रोजगार के अवसर कम नहीं होंगे, मेरा मानना है कि ज्यादा बढ़ेंगे ही। आउटसोर्स को हम कम करना चाह रहे हैं, ताकि आउटसोर्स से हमारे जो बच्चों का आने वाले समय में शोषण ना हो। ये सब हम करने जा रहे हैं। नदौन कॉलेज के लिए आपकी मांग ही नहीं आई। जो मैंने ठीक कर दिए नहीं। 3 नए भवनों के लिए बजट का, वो तो मैं खुद देख रहा हूं। एमएससी फिजिक्स, बॉटनी, जियोलॉजी और एमबीए एमएससी फिजिक्स, बॉटनी, जियोलॉजी अगले एकेडमिक सेशन से जून में स्टार्ट होगा। एमएससी फिजिक्स, एमएससी बॉटनी, एमएससी जियोलॉजी और एमबीए और एमसीए स्टार्ट कर दी जाएगी। गर्ल्स हॉस्टल में यहाँ रहती है, यहाँ तो सब निकलेगी। जो एमकॉम और पोस्ट ग्रेजुएट जा रहे वो बाकी इन्होंने खेल के मैदान का बोला है, 4 दीवारी का बोला है, वो सब लगा दी जाएगी। लेकिन जो भवन है उसका मैं खुद देखूंगा और आपके अभी मैं जहां जगह है उसका भी मैं खुद सर्वे करके करूंगा, क्योंकि प्लान तरीके से सब चीजें होनी चाहिए। इसके अलावा जिन बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा है, हमारे जिस भी नदौन स्कूल के, मैं उनको भी 5 लाख रुपया देने की घोषणा करता हूं सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए, जिन्होंने भी रखा है। अंत में मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, नदौन मेरी कर्म भूमि है, नदौन मेरी जन्म भूमि है। मैं आपके दिल के नजदीक हूं। आप ये मत सोचो कि मैं आपसे दूर हूं। जहां से मैं 4 बार विधायक बना, आप ये जो काम होते हैं ये नजर नहीं आते। ये तब नजर आएंगे जिस दिन ये शुरू हो जाएंगे। तो अगले 6 महीने में सारे काम जो है, ऐसे काम यही नहीं हो रहे और जगह भी हो रहे हैं, लेकिन ये सारे काम आपके सामने आएंगे और आप देखेंगे कि स्पोर्ट्स टूरिज्म में भी नदौन आने, डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर पूरे क्षेत्र में आगे आएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत इन्हीं शब्दों के साथ कुछ चीजें मांग रहे हैं जिसमें बहुत पैसा लगेगा, पर अभी इनको एस्टेब्लिश कर लो आप, क्योंकि पहले कोर्स स्टार्ट हो जाए ना,
स्ट्रेंथन हो जाए, उसके बाद अगला अपग्रेडेशन होता है। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और ये भी कहना चाहता हूं, यहाँ अच्छे हम अभी कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, उसके बारे में मैं अपने इंजीनियरों से बात करके आपको बताऊंगा। आप आने वाले समय में देखेंगे कि नदौन बहुत सुंदर कॉलेज बनेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।